कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 34 कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्वालिफिकेशन के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, डिसक्वालिफिकेशन हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो आज का जो सारा लेक्चर है वो एक चीज के ऊपर ही बेस कर रहा होगा, डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कोई पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, और इवन अगर अपॉइंट हो चुका है और बाद में ये मसला आया डिसक्वालिफिकेशन वाला, तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा, यानी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। शाबाश। ऑडिटर जो डेटा क्रेडिटर बैंक से इंफॉर्मेशन लेता है वो उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर, वो असल में क्लाइंट की परमिशन के साथ रिक्वेस्ट करता है उनको कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। यानी वो जो लेटर है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आएगी ऑडिटर के पास ही, लेकिन आगे चल के हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कंफर्मेशन सेंड करने के स्टेप्स क्या हैं। उसमें आप पढ़ेंगे कि ऑडिटर डायरेक्टली डेटर क्रेडिटर्स या बैंक्स लॉयर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करता, बल्कि पहले कंफर्मेशन लेटर बना के क्लाइंट के सीएफओ सीईओ से साइन करवा देता है कि उसकी ऑथराइजेशन है, उसकी परमिशन है कि उसका डेटर क्रेडिटर बैंक हमें इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है जी। अगर सीएफओ सीईओ साइन करने से इनकार कर दे तो ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, लेकिन अगर उसने साइन कर दिए और डेटर क्रेडिटर बैंक लॉयर ने फर्ज कीजिए कि जवाब नहीं दिया, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है। और हम डेटर या क्रेडिटर के केस में अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्कोप लिमिटेशन दोनों केसेस में, अगर मैनेजमेंट इजाजत ना दे वो भी, और अगर थर्ड पार्टी से हमें इंफॉर्मेशन ना मिले तो, लेकिन डिपेंड करता है कि एक स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है और एक रेगुलर वाली स्कोप लिमिटेशन। बैंक और लॉयर्स के केस में अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं होते, डेटर्स और क्रेडिटर्स के केस में अल्टरनेटिव प्रोसीजर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां बिल्कुल वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मैं उस तरफ नहीं आपको लेके जा रहा, वो भी हमने नहीं स्टडी किया। और कोई क्वेश्चन जी? हाँ जी, वो कहता है बेसिकली लॉ हर चीज को कवर कर रहा होता है। अगर वो हम कंसेप्चुअली इतना भी समझ लेना कि मैनेजमेंट ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबल है, तो कंसेप्ट इसमें भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लॉ है ना, उसे छोटी छोटी चीजों को भी कवर करना होता है, कल को कोई लोग इससे गलत फायदा ना उठाए, लूप होल ना हो। तो इसीलिए उसने कहा कि ऑडिटर के पास राइट है, वो हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन ले सकता है, स्टेप नंबर 2 ब्रांच की इंफॉर्मेशन ले सकता है, स्टेप नंबर 3 ब्रांच से जो हेड ऑफिस में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, सेंड की जाती है, वो भी ले सकता है। ये सब में एक एग्जांपल है उसके जहन में जब वो बना रहा था बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, हर मंथ एंड पे लाजमी, बल्कि शायद अब तो सिस्टम है ना, तो डेली बेसिस पे भी जो बैंक की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है ये हेड ऑफिस को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। बैंक्स में वो मंथली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पब्लिश नहीं करते, लेकिन इंटरनल पर्पस के लिए मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन रही होती हैं, ठीक है। तो उस डाटा की बात कर रहा है जो ब्रांच से हेड ऑफिस में पहुंचा होगा, ट्रांसमिटेड का जहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया उसने। और कोई क्वेश्चन? एग्जांपल्स के 2 पॉइंट, कौन सी एग्जांपल के कौन से 2 पॉइंट्स? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, हाँ, ये एग्जाम टिप में उसने लिखा है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाइज ऑन एंगेजमेंट पार्टनर। असल में पहले होता ये था ये लाइन ना 3-4 साल पहले चेंज आया था। पहले रूल ये होता था, आपके प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, कि सीए फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी थे, पहले ये रूल होता था। तो अब रूल ये है कि सीए फर्म में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, लेकिन चूंकि सीए फर्म बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट को, जैसे आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कॉर्पोरेट लीगल केसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए जो लॉयर्स हैं या जो आईटी एक्सपर्ट हैं उनका अगर आपने अलग से डिपार्टमेंट बनाना है तो वो भी एज पार्टनर इन कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। तो यहां पे ये कह रहा है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाइज ऑन एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब ये है कि सारे पार्टनर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है एक फर्म में, जो ऑडिट कर रहा है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। ये बात समझ आ रही है? अब इसको ज्यादा दोबारा पढ़ें। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंगेजमेंट पार्टनर के लिए है, दूसरे जो ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, लीगल डिपार्टमेंट के लोग, उनका
पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं उनके लिए, ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाइज ऑन ऑल डिस्क्वालीफाई, कह रहा है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर के लिए, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारे पार्टनर्स के लिए है, सारे पार्टनर्स के लिए है। एक, इसका मतलब पता क्या है, इसके आगे लिख ले, एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देता है, लिखा हुआ है, यही है, यही है। समझ आ गई बात की? यानी अगर ये हम 6-7 पार्टनर्स हैं, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर मैं हूं, डिस्क्वालीफाइड ये हुआ है, सारी फर्म मैं भी बैठे बैठे डिस्क्वालीफाई है, अब नहीं, क्योंकि अब ऑडिटर फर्म अपॉइंट होती है, पार्टनर नहीं अपॉइंट होता, फर्म अपॉइंट होती है। तो जब एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड मतलब फर्म डिस्क्वालीफाइड, सारे पार्टनर ही फारा। तो ये बात समझ आ गई? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंगेजमेंट पार्टनर के लिए है और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारे पार्टनर्स के लिए। और कोई क्वेश्चन? किसमें दोबारा पूछे? ड्यूटी, हाँ, उसमें क्या कह रहा है कि उसने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में एक पॉइंट है कि गारंटी वाला, पूरी लाइन क्या बनती है जरा मुझे पढ़ के, हाँ, कि जो गारंटी दी गई है, जो इन्वेस्टमेंट की गई है, जो खर्चे किए गए हैं, वो बिजनेस पर्पस के लिए हैं कि नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर कंपनी किसी पर्सन को गारंटी देती है, किसी पर्सन को गारंटी देती है, तो हमें यह देखना चाहिए गारंटी किसको दी है। अगर तो वो किसी एसोसिएटेड कंपनी को लोन या गारंटी दी है, समझ में आती है बात कि भाई एसोसिएटेड कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, एक ही ग्रुप है, चलो गारंटी दे दी तो दे दी। लेकिन अगर वो किसी अनरिलेटेड बंदे को गारंटी दी है, तो फिर हम देखेंगे कि ये क्यों गारंटी दी गई है, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ना, अनरिलेटेड पर्सन को गारंटी देना। ठीक है, तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, खर्चे करेगी, वो कंपनी के लिए होने चाहिए, उसके ऑफिशियल पर्पस के लिए, किसी के पर्सनल। उसी तरह अगर कंपनी कोई गारंटी देती है, वो भी बिजनेस के लिए या उसी ग्रुप के लिए होनी चाहिए, अनरिलेटेड पार्टी के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब अटेंटिव होकर सुनिए, आज का लेक्चर टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चलते जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको चलाऊंगा। क्राइटेरिया हमने स्टार्ट किया था, करें स्टार्ट। इसमें दो तरह का, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से क्या मुराद है मेरे भाई? जो चीजें ऑडिटर में जिसको ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो होना जरूरी है। और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से क्या मुराद है? वो चीजें जो ना होना जरूरी है, जो ना होना जरूरी है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में हम 1 बाय 1 स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, ये जो तरतीब है ना, ये आपको लगेगा शुरू वाली ज्यादा मुश्किल है, एंड वाली आसान है। इसकी रीजन ये है कि हमने कोशिश की है इसको तरतीब लगाएं वैसे जैसे एग्जामिनर टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी टेस्टिंग सबसे ज्यादा है वो एग्जाम्पल हमने ऊपर कर दी, जिसकी टेस्टिंग सबसे कम है वो नीचे कर दी। तो सकता है एंड में जाके 2-3 एग्जाम्पल आए, मैं आपसे कोई इसको रटाई लगा लो कि रिप्रोडक्शन में तो पूछ सकता है, केस स्टडी में नहीं पूछता। ठीक है, तो जिस कंसेप्ट में हम सबकी इक्वल डिस्कशन नहीं करेंगे, जिस कंसेप्ट की टेस्टिंग ज्यादा है उस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे, जिसकी टेस्टिंग कम है कम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दफा इसको हम लिस्ट को रीड कर लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में कौन कौन से सेशन डिस्कस किए उसने? शेयर होल्डिंग, इंडेटेडनेस, डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, स्पाउस। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने खुद से टर्म इजाद की हुई है समझने समझाने के लिए, आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में वही अल्फाज लिखने हैं जो आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट, बिजनेस रिलेशनशिप, कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, और कोई अदर्स एक दो होंगी कि उसने कहा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक भी अगर कोई डिस्क्वालिफाइड है तो वो डिस्क्वालिफाइड है। हमने कहा ठीक है। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस दो जगह पे है ना, दो लॉज में, दो डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस, एक कंपनीज एक्ट में, कोड ऑफ एथिक्स में। अगर कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफाइड है तो ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, और अगर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक डिस्क्वालिफाइड है फिर भी नहीं हो सकता। तो यहां पे अदर से मुराद यही है कि आपकी कोड ऑफ एथिक्स में जो डिस्क्वालिफाइड होगा वो इधर भी पॉइंट नहीं हो सकती, वो तो कॉमन सेंस की बात है। स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डिंग। बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर है किसी कंपनी का तो वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट
हो सकता है, लेकिन दो कंडीशंस हैं, लेकिन दो कंडीशंस हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये जहन में रखिएगा, ये जो हम डिस्क्वालिफिकेशन की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना, इनमें एक कंसेप्ट जहन में रखिएगा कि जब कोई ऑडिटर किसी एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड हुआ ना, तो इसका यह मतलब नहीं है वो पूरे पाकिस्तान की हर कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गया है। वो किसी और कंपनी के लिए हो सकता है क्वालिफाइड हो, ये जहन में रखिएगा। यानी जिस कंपनी के शेयर्स हैं उसी में प्रॉब्लम हो, जिस कंपनी के शेयर हमारे पास नहीं है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात जहन में रखिएगा। पहला कंसेप्ट शेयर होल्डिंग। अगर कोई एक पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है, वो उसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, प्रोवाइडेड ही डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। भाई ये मार्कर अरेंज कर दिया, पहले भी रिक्वेस्ट की थी फिल करके ना। प्रोवाइडेड ही डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बात समझ आ रही है आपको? अब आपने जब कभी केस स्टडी होगी ना, वो केस स्टडी इतनी सिंपल नहीं बनाएगा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट ऐड करेगा। तो मैं एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, आपने केस स्टडी अगर बिल्कुल सिंपल है तो फॉर्मेट के बगैर कर सकते हैं। अगर केस स्टडी में थोड़ा ट्विस्ट है तो आपने हमेशा केस स्टडी को सॉल्व करना है फॉर्मेट बना के, रफ वर्क में बना लीजिएगा, फॉर्मेट ऑफिशियल नहीं होगा ये, ठीक है? तो फॉर्मेट क्या होगा, ये दो बॉक्स बनाने हैं आपने, एक ये लेफ्ट एक राइट। इधर लिखना है ऑडिटर, यानी वो पर्सन जो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, जिसके ऊपर हमने कमेंट करना, और इधर आपने लिखना है ऑडिट क्लाइंट। क्लाइंट कंपनी इसको बोल देते हैं, क्लाइंट कंपनी से मुराद क्या है, जो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, जिसका ऑडिट करने जा रहा है। ठीक है? अगर इस ऑडिटर के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, शेयर्स हैं क्लाइंट, यानी इसको बोल देते हैं हम इफ ऑडिटर इज शेयर होल्डर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो क्वेश्चन के अंदर उसने इंफॉर्मेशन दी थी उसकी छोटी सी डायग्राम बना दी। ऑडिटर इज शेयर होल्डर, तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? कहना है यस। कंडीशंस क्या है? इफ ऑडिटर डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, अगर 90 डेज गुजर जाएं और शेयर डिस्पोज ना किया जाए तो क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड। शाबाश। इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो होगी बेसिक में। अब लॉ कहता है बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, शेयर्स होल्ड जो कर रहे होते हैं अपने नाम से नहीं होते, उनके अपने हैं, वो स्पाउस या बच्चों के नाम से शेयर्स खरीद लेते हैं। इसीलिए लॉ ने कहा कि ये जो प्रोविजन है ये ऑडिटर पे भी अप्लाई होगी, ऑडिटर के स्पाउस पे भी और माइनर चाइल्ड पे भी, कि इफ ऑडिटर, अब प्रोविजन क्या बन गई, अब शक्ल क्या निकली, इफ ऑडिटर और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड shares in a company, he can be appointed as statutory auditor provided he discloses shareholding at time of appointment, disposes within 90 days of appointment. अच्छा मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में वो डिस्पोजल की बात तो करे, डिस्क्लोज करने की बात ना करे, किया कि नहीं किया, तो हम क्या, आप यहां तो दोनों डिस्कस कर लें कि अगर डिस्क्लोज भी किया तो ठीक है, नहीं, या एज्यूम कर लें कि जिस चीज का केस स्टडी में डिस्कस नहीं किया वो ठीक है, या एज्यूम कर लें, ठीक है, जिसका केस स्टडी में डिस्कस नहीं किया वो ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ गई। जिस तरह ऑडिटर के रिलेटिव्स को कवर किया गया है, उसी तरह इस प्रोविजन में क्लाइंट कंपनी के रिलेटिव्स को भी कवर किया गया है। अब ये क्लाइंट कंपनी के रिलेटिव्स कौन होते हैं? एसोसिएटेड कंपनीज। कौन होते हैं? एसोसिएटेड कंपनी। तो अब जो फाइनल वर्जन हमारे सामने आया, फाइनल वर्जन हमारे सामने इस पूरी प्रोविजन का आया, वो क्या है कि इफ ए पर्सन और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनीज, ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ discloses shareholding at time of appointment and disposes within 90 days of appointment. क्लियर हो गया? अच्छा यहां से एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर उसने केस स्टडी को सिंपल करना हुआ ना तो वो कहेगा पार्टनर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, लेकिन अगर केस स्टडी को कॉम्प्लेक्स करना हुआ तो वो कहेगा स्पाउस के पास एक एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हैं।
तो आपने कवर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे इसको, फिर भी स्टिल अप्लाई होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर केस स्टडी में सिर्फ 2 पर्सन हो, सॉरी सिर्फ 1 पर्सन हो ऑडिटर, तो केस स्टडी आसान है। अगर ऑडिटर के साथ किसी और पर्सन को भी ऐड कर देता है तो हमने दोनों का रिलेशनशिप देखना है कि ये दूसरा पर्सन स्पाउस या माइनर चाइल्ड है कि नहीं। अगर वो दूसरा पर्सन स्पाउस या माइनर चाइल्ड हुआ तो ये प्रोविजन अप्लाई होगी। अगर ब्रदर सिस्टर मदर फादर हुआ तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह अगर केस स्टडी सिंपल हुई, सिर्फ एक कंपनी का जिक्र करता है, ये प्रोविजन अप्लाई होगी। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी का भी जिक्र करता है, 2 कंपनीज आ जाती है केस स्टडी में, तो आपने इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है, एसोसिएटेड कंपनीज हैं कि नहीं। अगर दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं तो फिर यह प्रोविजन अप्लाई होगी। अगर दोनों एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है, प्रोविजन अप्लाई नहीं। इसका मतलब जब कभी किसी केस स्टडी में 2 पर्सन या 2 कंपनीज आ जाएं, आपके लिए लाजिम है दोनों का रिलेशनशिप क्लियर करें। आगे चलने से पहले लाजिम है दोनों का रिलेशनशिप क्लियर करें। अब वो क्या करता है, क्वेश्चन में ये तो आसानी से बता देता है कि स्पाउस है कि माइनर चाइल्ड है, लेकिन 2 कंपनीज जब आ जाए तो आसानी से नहीं बताता कि ये होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं, एसोसिएटेड कंपनीज है कि नहीं। आपको कंपनी लॉ का नॉलेज यूज करना पड़ता है। अब मैं वो नॉलेज जो रेलिवेंट है वो आपसे पूछने लगा हूं, आपने मुझे बताना है। पहली चीज नॉलेज। अब हम ऑडिट को हटके क्या सीखने लगे हैं, समझ लीजिए। अब ये कंपनी लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑडिट से हटके कंपनी लॉ। ठीक है, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 12% शेयर्स हैं। दोनों में क्या रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं। एसोसिएटेड कंपनी बनती है 20% या उससे ज्यादा पे। अगर 20%, अगर 25% शेयर्स हैं, एसोसिएटेड कंपनी बन जाएगी। अगर 75% शेयर, तो सब सुन लीजिएगा, यहां पे करेक्शन कर दूं। आपने बोला सब्सिडरी बनेगी, अब करेक्शन, एसोसिएटेड भी बनेगी, सब्सिडरी भी बनेगी। इस सिचुएशन में 75% शेयर होल्डिंग के केस में एसोसिएटेड का कंसेप्ट भी लगेगा, सब्सिडरी का भी लगेगा। क्लियर हुई है बात। अच्छा, अब ये तो था कंपनी टू कंपनी। अब फर्ज कीजिए इन कंपनीज का आपस में डायरेक्ट लेना देना कोई नहीं है। ये दरमियान में एक मिस्टर ए है, वो इस कंपनी में भी 25% का शेयर होल्डर है, इसमें भी 25% का शेयर होल्डर है, दोनों एसोसिएट हो गई। ये है कॉमन डायरेक्टरशिप, इसे क्या कहते हैं, सॉरी कॉमन शेयर होल्डिंग। कॉमन शेयर होल्डिंग है अगर 25%, अगर इधर भी डायरेक्टर है और इधर भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टरशिप। अगर इधर 25% शेयर होल्डर है, उधर डायरेक्टर है, तो भी एसोसिएटेड होगी। यानी इसका मतलब है एसोसिएटेड का रिलेशनशिप कंपनी टू कंपनी भी क्रिएट हो सकता है और दरमियान में कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो तब भी हो सकता है। कंपनी टू कंपनी का रूल क्या है, एक कंपनी के पास दूसरे के 20% से ज्यादा शेयर्स हैं तो एसोसिएटेड हो गई, 50% से ज्यादा है तो होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। क्लियर। और पर्सन इंडिविजुअल्स के साथ कैसे बनेगी कि अगर कॉमन डायरेक्टरशिप है या कॉमन शेयर होल्डिंग है एट द रेट ऑफ 20% की, 20% से ज्यादा कॉमन डायरेक्टरशिप कॉमन शेयर होल्डिंग, तो भी कंपनी एसोसिएटेड बन जाएगी। बोले समझ आती है। इसमें खास तौर पे आपने ध्यान में रखना है कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन और शेयर होल्डिंग। ठीक है। शेयर एग्जाम की केस स्टडीज में आपको ये हाई लेवल के क्वेश्चंस में जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएगा ना आईकैप का, उसमें आपको ये डिसीजन करना पड़ेगा कि ये दोनों कंपनीज एसोसिएटेड हैं कि नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं, उसके मुताबिक प्रोविजन अप्लाई होगी। यहां पे सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, कॉमन डायरेक्टरशिप के साथ लिख ले एक्सेप्ट नोमिनी। नोमिनी जिन स्टूडेंट्स ने सीला पढ़ा उनको समझ आ गई होगी कि एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शंस भी होती थी। तो अगर आज के बाद ऑडिट के पेपर में कभी भी आपको एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट अप्लाई करना हो ना, आपने वो लंबा चौड़ा सीला वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना। सिंपल क्या, एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग। कॉमन डायरेक्टरशिप एंड कॉमन शेयर होल्डिंग। कॉमन डायरेक्टरशिप में एक पॉइंट हो रहा है क्या, एक्सेप्ट नोमिनी, और कॉमन शेयर होल्डिंग में एक कंसेप्ट है क्या, 20%। ये ध्यान में रखिएगा। एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी में 12% शेयर्स हैं, कंपनी एसोसिएटेड हुई नहीं हुई। एक कंपनी में 25% शेयर्स है, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, हो गई। एक कंपनी में 25% शेयर्स है, दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर है, नहीं हुई।
यहां पे अब वो कंफ्यूजन दूर कर लें सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की। डायरेक्टर का लफ्ज दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है इस क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में, ठीक है। डायरेक्टर का लफ्ज दो जगह पे, दो ये कंसेप्ट दो जगह पे यूज हुआ है। एक तो इंप्लॉय, डायरेक्टर इंप्लॉय होता है कि नहीं होता? इंप्लॉय होता है ना, डायरेक्टर इंप्लॉय, और दूसरा एसोसिएटेड कंपनी। एक्सेप्शन वाला कंसेप्ट, नॉमिनी वाला कंसेप्ट मैंने कहां यूज किया है? एसोसिएटेड कंपनी डिसाइड करते हुए। डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हुए नॉमिनी का कंसेप्ट यूज नहीं होगा। बात समझ आई? क्या समझाया कि ये जो नॉमिनी की एक्सेप्शन वाला कंसेप्ट है, ये आपने दो कंपनीज की एसोसिएट स्टेटस डिसाइड करते हुए इसको यूज करना है। ये कंसेप्ट एसोसिएटेड कंपनी के लिए है। डिस्क्वालिफिकेशन यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये डिस्क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन नहीं है, एसोसिएटेड की एक्सेप्शन है। इसका मतलब है नॉमिनी डायरेक्टर अगर पूछता है नॉमिनी डायरेक्टर है, क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से दो कंपनी एसोसिएटेड होंगी कि नहीं? नहीं होंगी। ये फिर से समझ ले, ये समझ आ रही है बात? नॉमिनी का कंसेप्ट आपने एसोसिएटेड कंपनी डिसाइड करने के लिए यूज करना है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक्सेप्शन नहीं है, नॉमिनी डिस्क्वालिफाइड है। बात समझ आ रही है? इसको ज़हन में रखना है आपने। अब ये हम इस काबिल हो गए, क्या हम इस काबिल हो गए हैं इस सारी डिस्कशन से कि क्वेश्चन में दो कंपनीज हो तो वो होल्डिंग सब्सिडरी हैं कि एसोसिएटेड हैं कि नहीं, ये डिसाइड कर लें। शाबाश, आगे चलते हैं। ये हमारी प्रोविजन कंप्लीट। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो कंप्लीट हो गया। फिर से बताइए क्या प्रोविजन हुई? इफ ए पर्सन आर स्पाउस आर माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स, क्लाइंट आर एसोसिएटेड, कैन बी अपॉइंटेड इफ डिस्क्लोजेस एंड डिस्पोजेस। अच्छा, ये समझ में रखिएगा, ये जो इजाजत दी गई है ना कि शेयर होल्ड कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट हो सकती है, ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है। अपॉइंटमेंट के बाद के लिए ये इजाजत नहीं है। अपॉइंटमेंट के बाद एक दिन के लिए भी शेयर खरीदा ना तो आइटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोजेस एंड डिस्पोजेस विद इन नाइट, अपॉइंटमेंट के वक्त शेयर नहीं थे, अपॉइंटमेंट के बाद आ गए, डिस्क्वालिफाइड। क्लियर? आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट है एसोसिएटेड का, समझा दिया। अच्छा, ये भी कंसेप्ट, माइनर चाइल्ड के पास शेयर होंगे तो प्रॉब्लम है, मेजर चाइल्ड के पास शेयर्स हो तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्योंकि मेजर को उसने कवर नहीं किया लॉ में, हमें इसकी रीजन जानने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं किया। हाँ, वहां उसका इंडिपेंडेंट, लीगली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अगर किसी एक पार्टनर के तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की स्पाउस के पास शेयर्स है क्लाइंट के, क्या प्रोविजन अप्लाई होगी? आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? He can be appointed, discloses and disposes shareholding। स्टूडेंट कहता है सर ये तो आपने दो कंडीशन बताई, मेरे पास इससे अच्छा हल है एक ही कंडीशन में केस स्टडी सॉल्व कि क्या करना है सिचुएशन में। कहता है शेयर्स को स्पाउस को डिस्पोज कर दे या ऐसा करे पार्टनर को डिस्पोज कर दे। लीगली याद रखे, अगर स्पाउस को या पार्टनर को डिस्पोज कर देते हैं लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। खुद सोचिए, लीगल रिक्वायरमेंट। लेकिन ऐसी ऑप्शंस को हम कहते हैं ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसलिए ये आपने सजेस्ट नहीं करने। फिर चलते हैं इसके बाद इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब क्या होता है? मकरूज होना। यानी अच्छा, यहां पे कौन मकरूज है? कंपनी के ऑडिटर? ऑडिटर की बात कर रहा है। इफ ऑडिटर इज इंडेटेड, लेकिन इंडेटेड के साथ ही नोट करें उसने क्या लिखा हुआ है? अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। के इंडेटेड है लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक इंडेटेड है फिर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शाबाश, यानी किसी बैंक से लोन लिया तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर बैंक के अलावा किसी कंपनी से लोन लिया है फिर प्रॉब्लम। तो इंडेटेड में ध्यान रखिएगा, इंडेटेड में क्या ध्यान में रखना है आपने कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, वरना प्रॉब्लम है। ठीक है। इसी तरह इंडेटेड के साथ ही एक और कंसेप्ट है, उसमें भी यही है, बिजनेस रिलेशनशिप। कहीं लिखा है बिजनेस रिलेशनशिप? कहां लिखा है बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस रिलेशनशिप में भी यही कह रहा है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अदर देन ऑर्डिनरी फिर प्रॉब्लम है।
जैसे क्लाइंट, हम ग्री कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए और हमने अपने ऑफिस के लिए कुछ एसी चाहिए। अब हमने ग्री कंपनी से एसी खरीद लिए, बिजनेस रिलेशनशिप तो डेवलप हो गया, लेकिन क्या ये ऑर्डिनरी है कि अदर देन ऑर्डिनरी? लॉ कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इसी तरह अगर कोई डायरेक्टर है, वो कोई पार्ट टाइम बिजनेस करता है और कंपनी उससे उस जो बिजनेस कर रहा है उसकी चीजें खरीद लेती है, तो क्या कोई डिस्क्वालिफिकेशन है? क्यों नहीं है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अगर इंडेटेड हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो, ऑर्डिनरी कोर्स, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस होगी। शाबाश। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है इंडेटेडनेस या बिजनेस रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है फिर प्रॉब्लम है। अब लॉ ने यहां पे, अच्छा, बिजनेस रिलेशनशिप को तो यहां पे क्लोज कर दिया। इंडेटेड में उसे कहा, मैं आपको मजीद एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि कब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है और कब नहीं होता। ठीक है, उसने कहा भाई इंडेटेड में भी कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बैंक से आप 50 करोड़ का लोन ले ले और कहें इसका तो काम ही है लोन देना। भाई वो काम है, लेकिन 50 करोड़ का लोन दे देना, ठीक है। यानी जब हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं ये देखना है, तो सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं देखनी, उसके साथ मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखनी होती है। ठीक है, या अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन तो वही है जो सबके साथ है। जैसे 10 लाख का लोन दिया, 8 लाख का लोन दिया, लेकिन लोन दिया 150 साल के लिए, 150 साल। अब अमाउंट तो सही है लेकिन टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इंडेटेडनेस को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात अमाउंट ज्यादा होने से या टाइम ज्यादा होने से भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाए। जैसे पहली एग्जांपल सुने, वो कहता है बैंक से कोई पार्टनर अगर क्रेडिट कार्ड ले ले तो इंडेटेडनेस क्रिएट हो जाएगी कि नहीं? क्रेडिट कार्ड पता ना क्या होता है? डेबिट कार्ड पता क्या होता है? मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, कितने पैसे निकलवा सकता हूं? लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड है तो मैं 3 लाख भी निकलवा सकता हूं। क्रेडिट का मतलब यही, उधार मिल जाएगा मुझे। पार्टनर के पास क्रेडिट है और उस पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है, ये नॉर्मल है। 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड अगर है बैंक का आपके पास, 1 मिलियन तक अमाउंट ऑर्डिनरी समझी जाएगी। 1 मिलियन से ऊपर जाएगी तो वो ऑर्डिनरी नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन तक है तो ऑडिटर हो सकता है पॉइंट, और अगर 1 मिलियन से ऊपर गया तो अब आप कहेंगे सर बैंक का तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन लॉ ने कहा 1 मिलियन तक। 1 मिलियन से ऊपर गया तो हम समझेंगे आप उससे फेवर ले रहे हैं। क्लियर हुई इंडेटेडनेस की पहली एग्जांपल? पहली एग्जांपल कौन सी? क्रेडिट कार्ड वाली। दूसरी एग्जांपल यूटिलिटी कंपनी वाले। यूटिलिटी कंपनी वाली एग्जांपल क्या है कि हमें यूटिलिटी किसको होता है? पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट बिल। ये टैक्स में पढ़ा होगा आपने यूटिलिटी से, पानी, बिजली, गैस, अभी ये यूटिलिटी बिल आया, आपने पे करना है। टेक्निकली अगर आप देखें, आप कंपनी के देनदार है। अगर वापडा का बिल आया मेरे घर में, बिजली का बिल, और मैंने अदा नहीं किया अभी तक, तो मैं मकरूज हूं उनका। लीगली देखा जो पैसे अदा करने हैं। लेकिन क्या ये नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है? ला कहता है हमें भी पता है, इसलिए आपने अगर बिल अदा नहीं किया, ड्यू डेट गुजर गई है, परेशान नहीं होना, आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन ये 90 दिन तक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। 90 दिन से 1 दिन ऊपर हुआ डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। कुछ बात समझ आई? तो इंडेटेडनेस में ऑडिटर क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालीफाइड? इंडेटेड अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्वालिफाइड, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है कि मैंने आपको 2 एग्जांपल दी हैं, एक क्रेडिट कार्ड की, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलिए इसको भी टिक कर दूं। चलिए छोटे मोटे सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मुझे पूछता है ऑडिटर ने चले ये केस स्टडी आएगी फिर। आपने डिबेंचर का कंसेप्ट सुना हुआ? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट डिबेंचर ही को कहते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई भी पार्टनर किसी कंपनी के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदता है, तो बताइए उसके ऊपर शेयर, और कौन बताएगा कि अगर कोई पार्टनर किसी कंपनी के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदता है, उस पे शेयर होल्डिंग की प्रोविजन अप्लाई होगी कि इंडेटेडनेस? याद इंडेटेडनेस कोई भी नहीं। कौन बोला? क्यों कोई भी नहीं होगी? शाबाश,
इसलिए नहीं होगी, कोई भी नहीं होगा। शेयर होल्डिंग तो नहीं होगी, ये तो पक्का है ना। क्यों नहीं होगी? डिबेंचर है। इंडेटेड वाली भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि लोन लिया नहीं, दिया है। ये कंसेप्ट है इसमें। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो गया। अगला सवाल, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट कितनी थी? 1 मिलियन। 20 पार्टनर नहीं, 25 पार्टनर हैं, नहीं 45 पार्टनर हैं। हर पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 9,99,999 है हर एक के क्रेडिट कार्ड पे। फर्म क्वालिफाइड के डिसक्वालिफाइड, यानी एग्रीगेट करें तो 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है। फर्म क्वालिफाइड है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली हमने देखना है हर पार्टनर क्वालिफाइड है कि नहीं। इंडिविजुअली हर पार्टनर क्वालिफाइड, तो इन एग्रीगेट फर्म भी क्वालिफाइड। अच्छा, फर्म अपॉइंट हो गई, 4 पार्टनर्स थे। पार्टनर एक दिन क्रेडिट कार्ड घर भूल गया, उसके ऊपर 9,90,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी। उसकी वाइफ ने शॉपिंग कर ली 15,000 के। बताइए क्या कोई इंपैक्ट हुआ? क्या इंपैक्ट हुआ? डिस्क्वालिफाइड हो गया। क्यों? कैसे डिस्क्वालिफाइड हुआ? अमाउंट क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी अप्लाई होगा, बाद में भी। अच्छा, मिस्टर ए ऑडिटर पॉइंट हुआ, अनमैरिड है, शेयर्स भी नहीं है उसके पास क्लाइंट के, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन है उसके पास शेयर्स हैं, ठीक है, और ऑडिट के दौरान में दोनों हो गई। बताइए कोई फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? डिस्क्वालिफिकेशन। तो कितने दिन में डिस्पोज करना है? कोई चक्कर नहीं। 90 डेज वाली बात एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है, ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट नहीं है। छोटी छोटी चीजें, इसीलिए कहा मुश्किल नहीं है एक दो, लेकिन क्योंकि टेक्निकल क्यों कहा? क्योंकि एक लाइन में छोटी छोटी सिचुएशन को चेंज करके केस बनाता है, इसलिए टेक्निकल कहा, वरना क्वेश्चन मुश्किल। अच्छा, आगे चलते हैं। और फिर इसके बाद, अच्छा मुझे ये बताइए, लोन लिया है बैंक से 15 लाख का, क्वालिफाइड के डिसक्वालिफाइड? क्वालिफाइड। अब आप कहें सर अभी तो 1 मिलियन की बात करी थी, वो क्रेडिट कार्ड के लिए था। शाबाश। अच्छा, फैसल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी 15 लाख। क्या बैंक ऑफ पंजाब का ऑडिट कर सकते हैं? हाँ, फैसल बैंक के लिए डिस्क्वालिफाई। आपको याद है ना, डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी के लिए है, सारी के लिए नहीं, उस कंपनी के लिए या उस ग्रुप के लिए होती है डिस्क्वालिफिकेशन। पाकिस्तान की सारी कंपनीज के लिए जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी, किसके लिए होगी? उस कंपनी या उसके ग्रुप। ग्रुप किसको कह रहा हूं? होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह को। सारे पाकिस्तान के लिए नहीं होगी। चलिए, इंडेटेडनेस की बात भी समझ आ गई, शेयर होल्डिंग भी। शेयर होल्डिंग में मैंने आपको ऑडिटर का रिलेटिव भी कवर करवा दिया, उधर से कंपनी की एसोसिएटेड भी, और एसोसिएटेड की डेफिनेशन भी बता दी, और डेफिनेशन में नॉमिनी का क्या किरदार है। अब ये जो आपने बार बार मुझसे पूछना है, हाँ एसोसिएशन वाला। अब आगे चलते हैं, एम्प्लॉय। अब सुनिए, अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए सुनिए। फर्ज कीजिए एक कंपनी है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल दिया करता हूं पीटीसीएल, क्योंकि एक तो अपने आर्टिकल्स में बड़ी दफा इसका ऑडिट किया रीजन ये, और दूसरा इसमें बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे। तो क्या ऐसा हो सकता है किसी कंपनी जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में कोई एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? अच्छा, वो इंटरनल ऑडिटर तो हो सकते हैं। अच्छा, ये बता ना आपको, यही कंसेप्ट समझा रहा हूं। क्या इसका एम्प्लॉय जो है मिस्टर ए, वो इसका ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? नहीं, ये तो आपको भी पता है, मुझे। अब वो चीज जो आपको नहीं पता, लॉ ना एक टर्म कोड ऑफ एथिक्स बोलता है, ये कैफ पे यूज नहीं होगी, सीफैप पे यूज होगी। अगर इजाजत दे तो बता दूं, इसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड, वो कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप किसी क्लाइंट के साथ जब अटैच होते हैं ना, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तो आप जब अलहदा होते हैं ना, तो फौरी तौर पे अलहदा हो भी जाए ना, तो आपके जो फीलिंग्स हैं वो उतनी ही वार्म होती हैं उस क्लाइंट के लिए जितनी के पहले थे। ऐसे है ना, 2-4 दिन में थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, ठीक? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ अरसा इंतजार करना पड़ता है। लॉ ने ये कहा है 3 साल।
लॉ ने क्या कहा, कोड ऑफ एथिक्स का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहता है थोड़ा कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। ये हमें देखना चाहिए कि रिलेशनशिप को डिटेल में देखना चाहिए किस किस्म का था। उस लिहाज से 3 साल से कम होकर 2 साल भी हो सकता है, और 3 साल से बढ़ के 5 साल भी, 5 साल उसने कहा 5 साल भी हो सकता है। लेकिन लॉ कहता है हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक क्या, एम्प्लॉय कोई सा भी हो, छोटी पोजीशन पे है या बड़ी पोजीशन पे है। इसका मतलब अगर मिस्टर ए अभी पीडीसीएल का एम्प्लॉय है, अभी के अभी ऑडिट कर सकता है कि नहीं, और अगर पीडीसीएल को छोड़ दे उसके बाद भी 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता, उसके बाद कर सकता है। ये 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। ये आपने टर्म लिखनी नहीं है, सिर्फ जेन में बिठा ले, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। लिख दे, कोई गलत भी नहीं, लेकिन बेहतर है ना लिखें। 3 साल क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, ये 3 साल कब से कब तक गिनने वाला, जिस दिन जिस रिजाइन किया है कंपनी से, उस दिन से लेके उस दिन एजीएम की डेट, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही है, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही, रेजिग्नेशन डेट से लेके अपॉइंटमेंट डेट के दरमियान में। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अपॉइंटमेंट अगर पहले हो गई, रिपोर्ट बाद में देनी है, तो रिपोर्ट की डेट तक ना हम काउंट करें, कब तक काउंट करना है? कहते हैं सर अपॉइंटमेंट डेट तक के ईयर एंड तक, अपॉइंटमेंट डेट से लेके कब तक, रेजिग्नेशन डेट से लेके अपॉइंटमेंट डेट तक, के रेजिग्नेशन डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, के रेजिग्नेशन डेट से ईयर एंड की डेट तक, के रेजिग्नेशन डेट से स्टार्ट ऑफ द ईयर की डेट तक। अपॉइंटमेंट ये जेन में रखिएगा। 3 साल कैसे गिनने हैं? एक केस स्टडी में उसने 3 साल गिनवाए थे, ठीक है। तो उसमें कंसेप्ट क्या, लॉजिकल ये ना, जब रिजाइन किया, जब उधर, और फिर जब, इसको हम खुद से नाम देते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय का। एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का भी कंसेप्ट है क्या भाई, ये 3 बजे काम खत्म करके घर आ जाता है और फिर कहता है मैं कोई और बिजनेस भी करता हूं, और बिजनेस भी करता हूं। फॉर एग्जांपल वो कुछ जैसे सीए फर्म भी हो सकती है, कोई और अपना, और कोई और ट्रेडिंग बिजनेस भी कर सकता है। ये मिस्टर ए का अलग से एक बिजनेस है, ठीक है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अज्यूम कर लो। इस बिजनेस में इसके साथ एक पार्टनर है मिस्टर पी, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ई, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पी पार्टनर भी, ई एम्प्लॉय भी चार्टर्ड। जो हम टर्म यूज कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट एम्प्लॉय हम मिस्टर ए को कहते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हम पी और ई को कहते हैं। क्योंकि ला ना बड़ी मुश्किल टर्म, ला पता क्या कहता है, रटा लगाएंगे फिर आपको पता चलेगा। कहता है इफ ए पर्सन इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इज एम्प्लॉय और हैज बीन एम्प्लॉय इन लास्ट 3 years, he cannot be appointed as statutory auditor। ये बात समझ आई? अच्छा आगे, अच्छा फिर सुने इसके बारे में क्या कहता है। इफ ए पर्सन इज ए पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, इफ ए पर्सन इज ए पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। मुश्किल होगी ना बात, तो इसे आसान नहीं था, इनडायरेक्ट का वर्ड यूज कर ले, एक लफ्ज, ठीक है। फिर से सुन ले क्या कहता है, अब कंप्लीट पर मैं बता रहा हूं। कह रहा है इफ ए, इसके बारे में क्या कहता है, इफ ए पर्सन इज एम्प्लॉय इज और हैज बीन, फर्क 3 साल तक। इसके बारे में क्या कहता है, इफ ए पर्सन इज ए पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, ही इज डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो रटा लगाने के लिए तो ये जहन में रखना, इफ ए पर्सन इज पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, डिस्क्वालिफाइड। लिंक बना, मुश्किल है ना। 12 मुझे तो मैंने इसकी आसान टर्म में डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉय भी फर्क है। तो फिर फर्क क्यों हुआ? फर्क ये है कि कूलिंग ऑफ पीरियड डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। अगर इनडायरेक्ट पी या ई में से कोई एक पर्सन आज मिस्टर ए को छोड़ दे तो वो अगले ही दिन अपॉइंट हो सकता है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही जब डिस्क्वालिफाइड है, तो हमने दोनों में फर्क क्यों रखा? सवाल तो ये है, फर्क किस वजह से रखा? इसलिए कि कूलिंग ऑफ पीरियड डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। भाई ये बात समझ आ गई? डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए 3 years कूलिंग ऑफ पीरियड है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज के लिए नहीं। लेकिन आपने इसको एग्जाम में डायरेक्ट एम्प्लॉय इनडायरेक्ट नहीं लिखा, दोनों गलत कर देगा, क्योंकि ये तो हमने अपने समझने समझाने के लिए टर्म में, एग्जाम में क्या लिखेंगे? इफ ए पर्सन इज
एन एम्प्लॉई ऑफ कंपनी और हैज बीन एम्प्लॉई इन लास्ट 3 ईयर। इसको ऐसे लिखना है। इसको कैसे लिखना है? इफ ए पर्सन इज पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ कंपनी तो ही इज डिस्क्वालिफाइड। इसमें 3 साल ने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है। अच्छा, लॉ की ना एक रूल होता है, आपने कि लॉ पढ़ा तो आपको पता होगा, जैसा है जो है जैसा है वैसा ही अप्लाई करना है। हमने अपनी कॉमन सेंस, अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करने। आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप जजमेंट अप्लाई करते हैं, जैसे मैनेजमेंट वाले, I2B वाले फॉर एग्जांपल, ठीक है, MFA, इनमें कुछ टॉपिक जजमेंट अप्लाई होते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक में कहता है जजमेंट अपनी अपने पास रखो, लॉ ने जो कह दिया। तो लीगल प्रोविजन जो है जैसे है कि बुनियाद पे अप्लाई होती है। हम अपनी कॉमन सेंस कहने लगा सर मेजर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं, उसमें भी तो इंडिपेंडेंस नहीं रहता, उसमें भी तो इंडिपेंडेंट नहीं रहता। वो क्यों नहीं लॉ ने लिखा? लॉ की मर्जी, लॉ की मर्जी। हमने तो जो है जैसा है वैसा अप्लाई करना। तो अगली सुने, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। अगर स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर है तो क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड। यहां पे पता है क्या, अक्सर स्टूडेंट्स फोकस करते हैं स्पाउस पे, तो केस स्टडी हो जाती है गलत। केस स्टडी क्या हो जाती है? गलत। आपने तीनों पे फोकस करना है। आई कैप को ये चीज पता है, आई कैप को ये चीज पता। अब आपको मैं बात बताऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। एक ही केस स्टडी में, ये रिसर्च से बात सामने आई है, एक ही केस स्टडी में ऑडिटर को सलमान के साथ लिखे ना तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कुछ और होती है, और अगर उसे सलमा के साथ बना देंगे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और होती है। ये छोड़ा। तो आपने भी देखा होगा बात बात, आपका दोस्त एग्जाम से बाहर नहीं, आप कहते हैं ये केस स्टडी की, उसने कहा यार ये केस स्टडी छोड़, वो केस स्टडी जो थी मैं उधर गया, फिर उसके आगे कुछ सोच नहीं सका, मैं 5 मिनट यही सोचता रहा ये कैसे हो गया। तो भाई ये नहीं सोचना था कैसे, उससे आगे क्या करना है ये सोचना था। ये सोचना होता है कि नहीं कभी कभी। तो इसीलिए आई कैप को भी ये पता, और आई कैप इन चीजों को अपने मकसद के लिए यूज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा कैप आपकी फीलिंग्स को, तो आपने उसे एक्सप्लॉइट नहीं करने देना। स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। आगे स्पाउस डिस्क्वालिफाइड, स्पाउस डिस्क्वालिफाइड। आई क्या कहेगा? अच्छा, स्पाउस ऑफ जनरल मैनेजर इज डायरेक्टर। आप कहेंगे स्पाउस डिस्क्वालिफाइड, सर डिस्क्वालिफाइड। अगर कंपनी के अंदर कोई जनरल मैनेजर है, उसकी स्पाउस कंपनी फर्म के अंदर पार्टनर है, डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन तब होगी जब तीनों चीजें पूरी होंगी, कि इधर पार्टनर, उधर डायरेक्टर, और रिलेशन क्या? स्पाउस। अब अगर केस स्टडी में आपसे पूछे कि मैनेजर की, किसी जनरल मैनेजर की स्पाउस पार्टनर है, क्या उसे ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें पार्टनर की कंडीशन पूरी हो रही है, स्पाउस की कंडीशन पूरी हो रही है, डायरेक्टर नहीं है। एक केस स्टडी में उसने कहा कि डायरेक्टर, क्लाइंट में डायरेक्टर, और उस डायरेक्टर के सिस्टर पार्टनर है, क्या ऑडिट हो सकता है? हो सकता है। आपने सिंपल ये जहन में रखना है, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, तीनों चीजें पूरी होंगी तो डिस्क्वालिफाइड। एक चीज भी डिफरेंट हो गई तो अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो बताइए, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज चीफ एग्जीक्यूटिव, क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? कितने स्टूडेंट का ख्याल है क्वालिफाइड? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज चीफ एग्जीक्यूटिव। कितनों का ख्याल डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड। हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर है। चीफ एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, यहां पे रुक के केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जो मुश्किल तरीन केस स्टडी होगी ना, ठीक है, जिसमें 2 कंपनीज या 2 पर्संस आ जाएंगे, उसमें आपने क्या करना है ये सुन लें। आपने बनानी है डायग्राम। डायग्राम बनाने ना, डायग्राम जब आप बनाएंगे, इसमें इस जगह पे है ऑडिटर, इस जगह पे है कंपनी, ठीक है। अगर तो कहता है कि मसला इस कंपनी में है,
क्या मसला है, ऑडिटर के पास शेयर्स हैं या स्पाउस डायरेक्टर है? तो आप यहां पे लिखेंगे, अगर उसने कहता है कि पार्टनर के पास शेयर है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पार्टनर इज शेयर होल्डर। कैसे लिखेंगे? पार्टनर इज शेयर होल्डर। और अगर कहता है स्पाउस इज डायरेक्टर, उधर पार्टनर की स्पाउस डायरेक्टर है, तो आप क्या लिखेंगे? स्पाउस इज डायरेक्टर। यानी जो मसला होगा उसे लिख देना। हालांकि क्वेश्चन के अंदर भी लिखा होगा, लेकिन अलहदा से रफ जो लिखेंगे आप एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। अगर स्पाउस अगर शेयर होल्डिंग की बात करता है, क्या लिखेंगे? इज शेयर होल्डर। अगर डायरेक्टर की बात करता है, इज डायरेक्टर। अच्छा, वो लाइन बोलने लगो जिसके लिए दोबारा आए हो इस कंसेप्ट। अगर केस में दोनों बता देता है, दोनों बता देता है, तो आप दोनों लिख देंगे। स्पाउस इज शेयर होल्डर एक चीज ऊपर लाइन के, और स्पाउस इज डायरेक्टर दूसरी चीज लाइन के पीछे, और दोनों को वन बाय वन डिस्कस करना है। पहले केस स्टडी में, भाई एक केस स्टडी में दो मसले हो सकते हैं ना, तो हमें एक को डिस्कस करना है कि दोनों को, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले हेडिंग लिखेंगे स्पाउस इज शेयर होल्डर, दूसरी हेडिंग स्पाउस इज डायरेक्टर, जो भी है दोनों मसले हल करेंगे। अब आप सोच रहे हैं ये तो आसान सादा सी बात है, तो ये क्यों समझा है? इसलिए कि एक स्टूडेंट आके कहने लगा, सर अगर एक मसले की वजह से ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो गया तो दूसरे को डिस्कस करने की क्या जरूरत है? दूसरे में क्लियर हो भी जाए तो है तो डिस्क्वालीफाइड। तो मैंने कहा भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम में उसने दोनों के अलग-अलग मार्क्स रखे हुए हैं, तो प्रैक्टिकली सही सोच रहे हैं। एक रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाइड, फिर बाकी सारी सही भी हो जाएं, डिस्क्वालीफाइड। लेकिन एग्जाम में अगर दो मसले हैं, दोनों का जवाब देना, दोनों का जवाब देना। क्लियर ये चीज? हाँ। तो स्पाउस ये वाली प्रॉब्लम ना, ये अक्सर आई कैप का फेवरेट पता क्या है? वरना ये पूछेगा ना ये पूछेगा, फेवरेट आई कैप का इसको इसके साथ मिला देगा और एक और मसाला डालता है उसमें। वो भी बता दूं क्या? ये तो फिर अख्ताम ही हो जाएगा हमारा इस कंसेप्ट का। वो क्या कहता है? वो कहता है ये कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, कंपनी बी है, ठीक है। और वो कहता है ये जो है ना, स्पाउस इज डायरेक्टर, स्पाउस इज शेयर होल्डर या स्पाउस इज डायरेक्टर, वो बी कंपनी में है। फिर बड़ा मासूमाना सवाल पूछता है कि ये तो बी कंपनी में ना, ए में तो कोई मसला नहीं है। अगर बी कंपनी में प्रॉब्लम हो तो ए में प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। डिपेंड करता है दोनों का रिलेशनशिप। अगर दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है फिर कोई प्रॉब्लम है। अगर दोनों में एसोसिएटेड कंपनी का रिलेशनशिप है तो प्रॉब्लम है, और अगर दोनों में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी प्रॉब्लम है। ये मैक्सिमम आई कैप ने आज तक पूरा जोर लगा के जो सबसे मुश्किल केस स्टडी बनाई है उसमें ये स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए आप कोशिश करें ये हर केस स्टडी में स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। यानी उसने कंपनीज भी दो कर दी, पर्सन्स भी दो कर दिए, और जो मसला था वो दूसरी कंपनी में डाला। अपॉइंटमेंट एक कंपनी में हो रही है नंबर 1 में, तो मसला किसमें डाला? नंबर 2 में। ठीक हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो आपको पता ही है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी फार्म में पाकिस्तान में बिजनेस करने की इजाजत। और ये आपने कंपनी लॉ में सीख लिया होगा कि कैसे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं। कैसे पता चलता है? नेम में। मैंने जिस फर्म से आर्टिकल्स किए उसका नाम था AF फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो नेम से पता चल रहा है ना आपको कि कंपनी है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। नाम से पता चलेगा, लेकिन नाम में लफ्ज कंपनी से नहीं पता चलेगा, लिमिटेड से। लिमिटेड लिखा हुआ है तो कंपनी है, लिमिटेड नहीं लिखा हुआ तो कंपनी नहीं है। ये तो केस स्टडी बताई, समझे कि नहीं समझे? आपने तो कह दिया समझ गए। बॉडी कॉर्पोरेट बिजनेस में कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, कह रहा है आप किसी का कत्ल करके छूट के आ जाए, ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ है, फाइनेंशियल नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई ना, आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया तो फिर 10 साल तक ऑडिट। क्लियर जी? क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आपको सबसे अहम चीज बतानी है, एक लाइन, सबसे अहम, सिर्फ एक लाइन लिंक करवाना है। सिर्फ क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो मुझे बताइए कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड हैं?
शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा पूरे, इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड इज शेयर होल्डर इन कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी, तो he can be appointed if he discloses। शाबाश, ये क्लियर, तसल्ली होगी। फिर इसके बाद इंडेटेड, इफ ए पर्सन इज इंडेटेड, और जहन में रखिएगा एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को, ये जहन में रखिएगा। तो अगर कोई इंडेटेड है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो डिस्क्वालिफाइड। अच्छा अब मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दो एग्जांपल दे। अगर क्रेडिट कार्ड की अमाउंट 1 मिलियन से कम है ऑर्डिनरी, 1 मिलियन से ज्यादा है डिस्क्वालिफाइड। अगर यूटिलिटी बिल 90 दिन से कम ड्यू है तो क्वालिफाइड ऑर्डिनरी, और 90 दिन से ज्यादा है डिस्क्वालिफाइड, अदर देन ऑर्डिनरी हो जाएगा। इंडेटेड भी एग्जांपल के साथ हो गया। आगे एम्प्लॉय, इफ ही इज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी और हैज बीन इन लास्ट 3 years डिस्क्वालिफाइड। और इफ ए पर्सन इज ए पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी तो डिस्क्वालिफाइड। इसमें 3 year का पीरियड नहीं है। फिर स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, ठीक है। कभी रिलेशनशिप चेंज करेगा, कभी पोजीशन चेंज करेगा फर्म में, कभी पोजीशन चेंज करेगा क्लाइंट पे। तो आपने ध्यान में रखना है किस रिलेशनशिप और किस पोजीशन पे डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। सिस्टर पे, ब्रदर पे नहीं, स्पाउस पे होगी। मैनेजर पे नहीं, पार्टनर पे होगी। एम्प्लॉय पे नहीं, डायरेक्टर पे। यानी डायरेक्टर के अलावा कोई और एम्प्लॉय, वैसे डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है, लेकिन अगर डायरेक्टर के अलावा कोई एम्प्लॉय है फिर प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड, क्लियर। अच्छा अब अगर आप इजाजत दें आखिरी बात करनी है, उसके बाद लेक्चर खत्म। ये सारी एग्जांपल समझ आ गई। वो बात है ये वाले शेयर होल्डिंग वाली जो बात है, ये कंपनी पे भी और उसकी एसोसिएटेड कंपनी दोनों कवर होती है इसमें। यानी अगर आपके शेयर्स कंपनी में है तो भी और एसोसिएटेड कंपनी तो भी। यहां पे लफ्ज़ एसोसिएटेड है। बाकी की जितनी भी प्रोविजंस हैं इनमें अगर आप एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। फिर से सुन लें, अगर आपके किसी एक कंपनी में शेयर हैं और आप डिस्पोज नहीं करते तो आप उसके लिए डिस्क्वालिफाइड, एसोसिएटेड कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अगर ये बाकी की प्रोविजंस हैं, आप एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। यानी इन शॉर्ट कंसेप्ट को छोटा रखते हैं हम, ये 2 कैटेगरीज भी नहीं बनाते। अगर आप समझते 2 कैटेगरीज कंसेप्ट को थोड़ा सिंपल कैटेगरी, एक ही क्या, अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। फिर से, अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। फिर से, अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। ऐसा ही है ना, ऐसे है ना पूरे ग्रुप के लिए। जो भाई का दुश्मन सिर्फ भाई का दुश्मन नहीं, सारी फैमिली का दुश्मन है। मेरी फैमिली को कुछ कहा तो मतलब मुझे कुछ कहा, याद है। हाँ, तो हमने इसीलिए एक पर्सन के लिए डिस्क्वालिफाइड तो होल्डिंग सब्सिडरी अदर सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। भाई ये सारी चीजें समझ आ गई। अच्छा आप सुन लें, अगर ये सारी चीजें समझ आ गई आपको, ये भी 9-10 एग्जाम, ये रूल भी समझ आ गया, तो फिर आई कैप जितना मर्जी जोर लगा ले वो ऐसी केस स्टडी नहीं बना सकता कि आप सॉल्व ना कर पाए। कंफर्म है ये आई कैप के, अगर ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया, आई कैप की आसान से लेके मुश्किल केस स्टडी भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हमने टेस्ट करनी है कि वाकई कर सकते हैं कि नहीं। अप्लाई करना भी तो सीखना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। हाँ जी, आई कैप के दाव पेज सारे मैंने कोशिश की है समझा दूं, लेकिन आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपके जहन में बैठेंगे। क्लियर जी? तो होम असाइनमेंट मिल गई आपको आज? चलिए, असाइनमेंट 6 क्वेश्चन सिर्फ लाजमी करने हैं आपने, ठीक है जी। कल छुट्टी भी तो है भाई। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।